दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। और अब शुरुआत करने से पहले डालते हैं आज की ताज़ी हेडलाइंस पर एक नजर। उत्पीड़ितों की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, एफआईआर पर बोली मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी। श्री राम मंदिर निर्माण में पहली बार टाइटेनियम का इस्तेमाल, उपेंद्र मिश्र ने बताया अंतिम चरण में है कार्य। चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का आरोप। और अब खबरें विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने एफआईआर पर कहा कि उत्पीड़ितों के लिए आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब किसानों दलितों पर अत्याचार होते हैं तो विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जबकि सरकार को इसे सकारात्मक रूप से लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार इसके विपरीत वो कदम उठा रही है जो उसका कर्तव्य नहीं है। पटवारी ने कहा, सरकार ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, मैं इसे चुनौती की तरह स्वीकार करता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। वे मुझे अच्छा काम करने का प्रमाण पत्र और पदक दे रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल उत्पीड़ितों को न्याय दिलाना है। अगर सरकार मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मुझे जेल भेज सकती है ताकि उन्हें न्याय मिल सके तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। भाइयों पे या किसान भाइयों पे या हर तरह की जहाँ यातनाएं होती है, विपक्ष का दायित्व है निभाना चाहिए। सरकार को उसको सकारात्मक लेके उस पर कार्रवाई करना चाहिए, जांच करना चाहिए। सरकार उल्टा उस पाप को करती है जो उसका धर्म नहीं बनता है। मुझ पे एफआईआर करना उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो शोषित है, दुखी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाए सरकार। अगर मुझे एफआईआर करा के, मुझ पे एफआईआर करके जेल भेज के भी न्याय दे सकती है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। पर सर ये कह रहे हैं गए वो दो लोगों ने और इससे कास्ट बेस्ड सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें हैं, मीडिया में भी सारी चीज़ें हैं। 2 महीने से पीड़ित 20-25 दिन से वो पीड़ित अलग अलग स्टेप पे गया है। जिस पर्टिकुलर एफआईआर हुई, मैंने वो बालिक है उससे पूछकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया, अभी भी ये हटा नहीं है। और कलेक्टर से बात की, कलेक्टर भी उस पूरा वीडियो में एक्सेप्ट करता ऐसा हुआ है। और मैंने कहा कि सर मैं देखता हूँ, टेकअप करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा ज़बरदस्ती करना है, मैंने कहा जांच करो, न्याय करो, पीड़ितों को मदद करो, दोषियों को सजा दो। ये जनप्रतिनिधि नहीं करेगा, विपक्ष नहीं करेगा, सत्ता पक्ष नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, तो कौन ऊपर से ईश्वर आएगा करने? ये मूर्खतापूर्ण निर्णय सरकार ने जो लिए, मैं समझता हूँ उनको भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनको सही सोचने की सलाह दे। और लगातार पीड़ित और शोषित की आवाज़ उठाना मेरा दायित्व है, उठाता रहूँगा। तो आपको लगता है ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये बताता है कि जब सरकार आपको इस तरह के अव्यवहारिक कृत्य करती है तो ये बताता आप सही दिशा में हो और मैं सही दिशा में हूँ, विपक्ष सही दिशा में है। हमें जिम्मेवारी मिली है, जनता ने दी है कि आपको विपक्ष का दायित्व निभाना। मैं अंतिम सांस तक विपक्ष का दायित्व निभाऊंगा। दुर्भावना नहीं है मेरी सरकार से। मुख्यमंत्री 5 साल मोहन यादव भी रहने चाहिए। और अब अगली खबर। श्री राम मंदिर में पहली बार इस्तेमाल होगा टाइटेनियम, निर्माण कार्य अंतिम चरण में, उपेंद्र मिश्र का बयान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष उपेंद्र मिश्र ने शनिवार को कहा कि श्री राम मंदिर के निर्माण में कई अनोखी और ऐतिहासिक विशेषताएं जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार किसी मंदिर की खिड़कियों की ग्रिल टाइटेनियम धातु से बनाई जा रही है, जो इसे बेहद विशिष्ट बनाती है। मिश्र ने बताया कि टाइटेनियम धातु की खास बात यह है कि इसकी आयु 1000 वर्ष से भी अधिक होती है और ये अन्य धातुओं की तुलना में हल्की होती है। ये तकनीकी दृष्टि से मंदिर की मजबूती और दीर्घायु के लिए एक बड़ा कदम है। अभी बैठक में तो मुख्य रूप से जो निर्माण की गति है उसके बारे में प्रारंभिक सूचनाएं जो थी वो एकत्रित की हैं मैंने। आज विस्तार से हम पूरे निर्माण कार्य को देखेंगे। अब अनुमान यह है कि मंदिर और परकोटा, जिसमें लगभग 14 लाख क्यूबिक फीट
अनुमानित 14 लाख क्यूबिक फीट बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगना था। अब अवशेष केवल 1 लाख क्यूबिक फीट रह गया है। बाकी सभी कार्य जो बंसी पहाड़पुर के पत्थर से मंदिर और परकोटा में किए जाने हैं, अनुमानित आप समझें कि 13 लाख क्यूबिक फीट का उपयोग किया जा चुका है। मंदिर में जो राम कथा लोअर प्लिंथ पे है, उसकी कुल लंबाई रनिंग फीट में लगभग 800 फीट है, जिसमें 500 फीट के ऊपर राम कथा के पत्थर म्यूरल जिसको कहते हैं वो लगाए जा चुके हैं। परकोटा में जो ब्रॉन्ज का म्यूरल लगना है, जो कुल मिलाकर लगभग 80 म्यूरल लगेंगे, 80 पैनल बनेगा, उसमें अब तक करीब 45 म्यूरल लग चुके हैं। तो यह कार्य भी प्रगति पर है। आपको सुनकर यह भी संतोष होगा कि भारत में, पूरे देश में पहली बार टाइटेनियम धातु की जो हमारे मंदिर में प्रथम तल, भूतल और द्वितीय तल पे बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो उन पर टाइटेनियम धातु से जो है जाली लगाई गई है, जो अपने में अनोखी है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइटेनियम का जीवन बहुत लंबा, मतलब आप यूँ समझें कि वह 1000 वर्ष से भी ज़्यादा माना जाएगा। और वह धातु ऐसी होती है कि वह हल्की बहुत होती है, अन्य की तुलना में हल्की होती है। तो ये एक नया अनुभव किया गया। केंद्र सरकार की एक उपक्रम है, मिठानी मिश्रण धातु उपक्रम है, उन्होंने इस जाली को बनाया है और कुल मिलाकर के करीब 32 जाली लगेंगी, भूतल पे, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे। उसका एक जाली लगकर उसका अनुभव कर लिया गया, अभ्यास कर लिया गया, उसे कल पास कर दिया गया और अब वो उसके अनुसार बाकी जालियां अनुमानित 15 अगस्त तक बनाकर और लगा देंगे। तो इस प्रकार जो जाली का काम है मंदिर में अवशेष, और जो राम कथा का जो मैंने अभी आपको विवरण दिया, ये दो मुख्य कार्य हैं। हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने जो शेड्यूल बनाया था उसके अनुसार प्रगति है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि जुलाई के अंत तक ये सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा और अब अगली खबर, चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का आरोप। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करने लगा है। सुधाकर सिंह ने अपने बयान में कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सवाल उठना लाजमी है। जिस तरह से आयोग भाजपा के पक्ष में कार्य कर रहा है, उसे स्पष्ट है कि वो अब स्वतंत्र संस्थान नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का आचरण वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है और ये सीधे तौर पर भाजपा को राजनीतिक लाभ दिलाने की दिशा में काम कर रहा है। एक मॉडल इलेक्शन कमीशन डेवलप कर रहा है, भाजपा की बी टीम के रूप में काम करना शुरू कर दिया है इलेक्शन कमीशन। जब महाराष्ट्र के जनरल इलेक्शन लोकसभा में व्यापक पैमाने पर जब हार हुई एनडीए की, तो वहाँ पे इंडिया ब्लॉक को सत्ता में आने से रोकने के लिए 70 लाख नए मतदाता 5 महीने में जोड़ दिए गए थे। और वही काम दिल्ली चुनाव में हुआ।
आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, केजरीवाल साहब को चुनाव हराने के लिए इन लोगों ने व्यापक पैमाने पर धांधली किया। यहाँ तक कि बिहार के कुछ सांसदों के घर पर, एक एक सांसदों के घर पे 400 नए नाम जोड़े गए, वह भी पता चला एड्रेस प्रूफ के रूप में। ठीक वही काम बिहार में इलेक्शन कमीशन करना चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक के समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट से निकालकर फर्जी वोटर लिस्ट तैयार किया जाए, दूसरे राज्यों से नाम लाकर जोड़ा जाए, और इसका उद्देश्य इतना ही है कि राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता में आने से रोका जाए, इंडिया ब्लॉक को आने से रोका जाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आईटी मद्रास में महिला छात्रा से यौन उत्पीड़न, एआईएसएफ और छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास परिसर में एक महिला छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन समेत कई छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महिला सुरक्षा को लेकर संस्थान की लापरवाही पर नाराजगी जताई और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये घटना 25 जून 2025 की रात को हुई, जब एक महिला छात्रा जो आईआईटी मद्रास में इंटर्नशिप कर रही थी, उसको कैंपस में ही एक संविदा कर्मचारी ने कथित रूप से यौन रूप से प्रताड़ित किया। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला धर्म चक्रवर्ती का सम्मान। आचार्य विद्यानंद महाराज की जन्म शताब्दी पर सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है कि सम्मान उन्हें जैन संत आचार्य विद्यानंद महाराज की 100वीं जन्म जयंती समारोह के अवसर पर प्रदान किया गया। ये समारोह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री को ये उपाधि उनके धार्मिक मूल्यों के प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और विश्व में भारत की आध्यात्मिक छवि को मजबूत करने में योगदान के लिए दी गई है। उपस्थिति को हम नमन करते हैं और साथ ही हम आपसे अनुरोध करेंगे, आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चित्र पर सबसे पहले चरणाभिषेक करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पधारें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांतिराकर शांति सागर गुरुं संघस्य संवर्धकं पायं जय कीर्ति सूरी युगलं वैराग्य वृद्धिकरम्।
और अब परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भगवान महावीर स्वामी पर आधारित अपनी कृति वनराज से जनराज भेंट करेंगे। और साथ ही परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य जी अपने गुरुवर की इच्छानुसार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धर्म चक्रवर्ती के विरुद्ध से पदवी से भी अलंकृत करेंगे। धर्म चक्रवर्ती का यह प्रशस्ति पत्र दिव्य सजनों इस रूप में है। भारत के यशस्वी, तेजस्वी, दृढ़ निश्चयी और संस्कृति के रक्षक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भेंट किया जा रहा है धर्म चक्रवर्ती की ये पदवी, जिन्होंने धर्म, नीति सेवा, आत्मबल और राष्ट्र के समग्र उत्थान के अभिनव संकल्प को साकार किया है और राष्ट्र प्रथम के भाव को जनचेतना का अभिन्न अंग बनाते हुए अपने शासनकाल में न केवल भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा बल्कि भारत के आत्मगौरव को वैश्विक पटल पर मुखरित किया है। और साथ ही अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी चिंतन, भारतीय सांस्कृतिक सोच, विश्व शांति और मानव कल्याण की प्रतिबद्धता से अपने नेतृत्व में भारत को जिन्होंने गौरवपूर्ण स्थान दिलवाया, इसीलिए उन्हें परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी धर्म चक्रवर्ती के उपाधि से यहां पर अलंकृत कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, अब श्रवण बेलगोला कर्नाटका के परम पूज्य स्वामी स्वस्थ श्री चारुकृति भट्टारक जी महाराज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को चंदन की माला भेंट करेंगे और साथ ही इस बात का अनुरोध भी करेंगे कि और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। संविधान की मूल आत्मा से हुए छल को ठीक करने की बात हो रही है। मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर पलटवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि जो चर्चा चल रही है वो संविधान की मूलात्मा के साथ हुए राजनीतिक छल और हेरफेर को ठीक करने की है, न कि संविधान पर हमला करने की। नकवी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अतीत में संविधान की मूल भावना से छल किया तो उस गलती को ठीक करने की बात करना कैसे संविधान पर हमला हो गया। ये कोई उल्लंघन नहीं बल्कि सुधार की दिशा में पहल है। देखिए, संविधान की मूल भावना के साथ जो सियासी छल और छेड़छाड़ हुई है उसको छू मंतर करने की बात हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस दौरान जो है वो संविधान की मूल भावना के साथ जो है वो छलपूर्ण छेड़छाड़ की है तो उसे छू मंतर करने की बात अगर हो रही तो इसमें कहाँ संविधान पर जो है वो हमला हो रहा है और संविधान की मूल भावना जो है वो आहत हो रही है। आपने जो संविधान की मूल भावना पर जो प्रहार किया है उसमें सुधार की बात है ये। और ये जो सुझाव है इस सुझाव पर जो है वो एक सकारात्मक राष्ट्रीय डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और निश्चित तौर से जिस दिन ये राष्ट्रीय डिबेट और डिस्कशन पूरे भारत में शुरू होगा उस दिन कांग्रेस पार्टी को अपने करतूतों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ संविधान की मूल भावना के साथ छलपूर्ण जो है वो अपराध किया है, उसके साथ छलपूर्ण छेड़छाड़ की है, तो वो जो है वो उसकी हकीकत जो है वो देश के सामने आएगी। और जहाँ तक सवाल है देश का, देश में के लोगों के बीच में जो पंथनिरपेक्षता हो या सोशलिज्म हो, ये हमारी जो है वो डीएनए है। और जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो एक तरफ पाकिस्तान था जो अपने यहाँ इस्लामी झंडा फहरा रहा था, हमारा देश जो है वो सभी सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा था। लेकिन उसके साथ अगर आप उसका लाभ सियासी कारणों से, सियासी वजहों से आप संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करके, छलपूर्ण छेड़छाड़ करके जो है वो संविधान की आत्मा पर जो है वो प्रहार करेंगे तो उसमें सुधार की ज़रूरत तो है। और इस पर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और डिबेट और डिस्कशन होगा तो कांग्रेस पार्टी को अपनी करतूतों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आइए अब देखते हैं अगली खबर। लापेरियार बांध से भारी वर्षा के कारण 2000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने जारी की चेतावनी, उथम पलायम।
लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मुल्ला पेरियार बांध में जलस्तर बढ़कर 135.7 फीट तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांध से 2117 क्यूसेक पानी को वैगई नदी में छोड़ा गया। जल प्रवाह की स्थिति, प्रवाह की आवक 3786 क्यूसेक, पानी का निकास 2117 क्यूसेक है। जिलाधिकारी कार्यालय ने कहा कि निकटवर्ती क्षेत्रों विशेषकर उथम पलायम में रहने वाले लोगों को नदी के पास जाने से बचने की सलाह दी गई। प्रशासन ने संभावित बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और राहत एवं बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आइए देखते हैं अगली खबर। कांग्रेस ने बुलाया लेकिन पीएम मोदी ने किया सम्मानित। बीजेपी नेता एनवी सुभाष का बयान। भारतीय जनता पार्टी के नेता एनवी सुभाष ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही उन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया, लेकिन पीएम मोदी ने उनके योगदान को उचित सम्मान दिया। एनवी सुभाष, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के पोते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु को लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन लोग आज भी उनकी आर्थिक उदारीकरण नीति में लिए गए साहसिक निर्णयों को याद करते हैं। उस समय भाजपा नेताओं, विशेषकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के सहयोग से देश के मुख्य एजेंडे को आगे बढ़ाया गया है। The 104th birth anniversary of late Shri P.V. Narasimha Rao is being celebrated in Hyderabad at P.V. Gyanabhumi, Necklace Road, P.V. Mark in Hyderabad. It has been almost 25 years after his death, but people still remember his bold steps in economic liberalization policy, where the country has been facing lot of difficulties as far as the financial issues is concerned when he has taken as the Prime Minister. With the help of Bharatiya Janata Party leaders, especially L.K. Advani ji and Atal Bihari Vajpayee ji, Murli Manohar Joshi ji, that nation first, that's the main agenda. Later, when we see after 30 years of this economic liberalization, people from different walks of life have been benefited with his economic liberalization policy. We pay, on behalf of the family members and on behalf of Bharatiya Janata Party, we pay the floral tributes to him. Narendra Modi ji has been very clear that people who work from different political parties also have worked for the party, for the nation. They have been honored. He has been given the Bharat Ratna award. And yesterday also, I got a call from the Prime Minister's office extending the invitations, extending the greetings about this 104th birth anniversary in Hyderabad. We are grateful. We thank Sri Narendra Modi ji on behalf of the family members that though the Congress party have constantly ignored him, but his services have been recognized, rendered, and he has been honored with the highest civilian award, that is Bharat Ratna. आइए देखते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम में की शिरकत। देहरादून में आयोजित हुआ सम्मेलन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन देश की प्रमुख तेल कंपनियों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के उद्देश्य से किया गया था।
इस अवसर पर ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य तेल कंपनियों के प्रतिनिधि एवं विभिन्न प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि ऊर्जा क्षेत्र देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है। उत्तराखंड सरकार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के साथ साथ ऊर्जा के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार के राष्ट्र सम्मेलन विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। रेस्क्यू के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं से 11 अभियान के दौरान कैंप कर रेस्क्यू अभियान की निरंतर निगरानी की और मजदूरों को बाहर निकाला। राज्य में समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया समान नागरिक संहिता UCC। बाहरी लोगों द्वारा अवैध भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए ये जो मोमेंटो है, this is a 100-year-old marine fossil that reflects Earth's dynamic geological history. Like the expired ammonite, जैसा कि आप देख सकते हैं ammonite जो एक expired की तरह है। Our journey in energy transition continues to evolve as we honor the past and strive towards the future. यही वो पत्थर है जिसको हम फेमसली सालिग्राम कहते हैं, जिसका यूज करके अभी जो है हमारे जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसमें इस तरह के पत्थर का उपयोग हुआ है। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। अब देखते हैं अगली खबर। 25 जून 1975 को देश को जेल बना दिया गया था। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने आपातकाल पर महिला मोर्चा के मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में कहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की 50वीं बरसी के संदर्भ में आयोजित की गई थी, जिसमें उस दौर के लोकतंत्र के हनन और महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन में भाग लेकर गर्व महसूस हुआ। जब 25 जून 1975 की घटनाओं पर चर्चा हुई, उस दिन देश को एक जेल में तब्दील कर दिया गया था। लाखों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। लोकतंत्र की हत्या करके देश के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा गया। जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट, जिसमें कि आपातकाल के 50 वर्षों पे चर्चा हुई, मुझे इसमें भाग लेकर के बहुत अच्छा लगा कि वो महिलाएं जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, उनको भी इस बात का बड़ा पुख्ता ज्ञान होना चाहिए कि जो 25 जून 1975 को देश में हुआ और लगातार 21 महीने तक लोगों को, पूरे भारत को जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया और उसके पीछे केवल एक कारण सत्ता और सिंहासन का लोभ और पूरे संविधान का गला घोट करके लोकतंत्र की हत्या करके देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। आज इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से मेरी सभी साथी कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली की युवतियों ने उस अध्याय का ज्ञान लिया कि कैसे भारत ने वो अन्याय देखा, अन्याय सहा और फिर कभी देश के इतिहास में इस तरीके की चीजें, दुर्घटनाएं ना घटे, ये उनके लिए बहुत जरूरी काम था। मैं तो ये सोचती हूँ इस तरह की मॉक पार्लियामेंट, इस तरह की चर्चाएं, सेमिनार, वेबिनार जगह जगह पे होनी चाहिए। कोई भी सरकार देश में संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की अवमानना करने वाले सत्ता हो या राजा हो, उसका दंश देश को झेलना पड़ता है और देश इसके लिए कभी भी तैयार नहीं है। देश ने कह दिया है कि इसके बाद ऐसा कोई संकट देश पे ना आए, इसके लिए पूरा देश, पूरा समाज मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा। धन्यवाद। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत अमर है क्योंकि हमारे विचार अमर है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शताब्दी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी।
दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेते हुए भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत संस्कृति है जो आज भी उतनी ही सशक्त और प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे पुरानी जीवंत संस्कृति है। हम हजारों वर्षों से अमर है क्योंकि हमारे विचार अमर है, हमारी सोच अमर है, हमारी दर्शन परंपरा अमर है। हमारा भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। हम हजारों वर्षों से अमर है क्योंकि हमारे विचार अमर है, हमारा चिंतन अमर है, हमारा दर्शन अमर है। और इस दर्शन के स्रोत हैं हमारे ऋषि, मुनि, महर्षि, संत और आचार्य। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी पुरातन परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ है। कितने ही विषयों पर उनकी विशेषज्ञता थी, कितने ही क्षेत्रों में उनकी दक्षता हासिल थी। उनकी आध्यात्मिक प्रखरता, उनका ज्ञान कन्नड़ा, मराठी, संस्कृत और प्राकृत जैसी भाषाओं पर उनकी पकड़, और अभी जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा 18 भाषाओं का ज्ञान, उनके द्वारा की गई साहित्य और धर्म की सेवा, उनकी संगीत साधना, राष्ट्र सेवा के लिए उनका समर्पण, जीवन का ऐसा कौन सा आयाम है जिसमें उन्होंने आदर्शों के शिखर न छुए हो। वो एक महान संगीतज्ञ भी थे, वो एक प्रखर राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और वो एक अखंड वितराग दिगंबर मुनि भी थे। वो विद्या और ज्ञान के भंडार भी थे और वो आध्यात्मिक आनंद के स्रोत भी थे। मैं मानता हूं कि माननीय सुरेंद्र उपाध्याय से आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज बनने की उनकी यात्रा, ये सामान्य मानव से महामानव बनने की यात्रा है। ये इस बात की प्रेरणा है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान जीवन की सीमाओं में बंधा नहीं होता। हमारा भविष्य इस बात से तय होता है कि हमारी दिशा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे संकल्प क्या है। साथियों, और अब अगली खबर। दिल्ली पुलिस ने अशोक विहार से 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित आईएमओ ऐप से कर रहे थे संपर्क। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अशोक विहार इलाके से 18 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 5 ट्रांसजेंडर भी शामिल है कि सभी भारत में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे। पुलिस के अनुसार इनके पास से 7 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए गए जिनमें प्रतिबंधित आईएमओ ऐप इंस्टॉल था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लोग इस ऐप का इस्तेमाल बांग्लादेश में अपने परिवार और नेटवर्क से संपर्क में रहने के लिए कर रहे थे। और अब अगली खबर।
बीड़ में उम किरण एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप। बीड़ शहर के प्रतिष्ठित उमा किरण एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि संस्थान के कुछ प्रोफेसरों और शिक्षकों द्वारा कई छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया गया। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि उमा किरण एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बीड़ का जाना माना शिक्षण संस्थान है, लेकिन वहां की कुछ शिक्षकों की हरकतें शर्मनाक है। कई छात्राओं ने मानसिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की शिकायतें की। इसके खिलाफ अब शहरवासी एकजुट हो गए। उमा किरण शैक्षणिक संकुल ये एक बहुत ख्यातनाम बीड़ शहर में शिक्षण संस्था चलाई जाती है। इसमें कुछ जो प्राध्यापक लोग हैं और जो शिक्षक लोग हैं, उन्होंने कुछ लड़कियों का शोषण करके उनके साथ गलत व्यवहार किया। इसकी वजह से यहाँ सब पालक लोग और सब संगठनों के और सब सर्वपक्षीय लोग यहाँ आज आंदोलन कर रहे हैं। और ये लोग अभी जो है तो इनको अभी अरेस्ट नहीं हुई है, तो इनको जल्द से जल्द अरेस्ट की जाए और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर शिक्षा शासन किया जाए। इस मांग को लेके यहाँ पे पूरी बीड़ शहर की आज जनता आंदोलन कर रही है और इसमें बहुत लोगों की जो है तो भावनाओं को ठेस पहुँची है। आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने भेजा जाए, किस पे भरोसा किया जाए और किस तरह से हम लोग अगर पैसे देके भी, इनकी फीस देके, बड़ी बड़ी रकमें देके भी अगर हमारे बच्चे आज सुरक्षित नहीं है, हमारी लड़कियां आज सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे जो उमा किरण क्लासेस चलते हैं ये बीड़ जिले में बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ से उस्तोड़ कामगार की बेटियाँ बच्चियाँ यहाँ से आती है। इनके चार्जेस 1 लाख रुपए है। यहाँ पे अगर किसी को एडमिशन करना हो तो 1,70,000 रुपये ऐसी फ़ी भरनी पड़ती है। और हम इसके पहले भी इनकी शिकायत मेरे तरफ आई थी। मैं पुलिस दक्षता कमेटी में काम करती हूँ। इससे 5 साल पहले ये इनकी शिकायत मेरे तरफ आई थी। एक बच्चे ने मुझे बताया था कि दीदी मेरे पूरे कपड़े उतार के ये हमारा हीरो बनाते, हमारे साथ हमारे शरीर को किधर भी इनको लगे वहाँ टच करते हैं। पर वो लड़की सामने आके पुलिस स्टेशन में जाके केस करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर हमने इनको बोला तो इन्होंने उनकी दड़पनशाही से ये किया है, तो ये वो उन्होंने उस वक्त बंद कर दिया। बाद में अभी इस लड़की ने जो डेयरिंग की है उसका सबसे पहले तो मैं उसका अभिनंदन करूंगी कि तूने बहुत हिम्मत लगा के डेयरिंग करके इनके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज की है वहाँ पे और इनके ऊपर वो पोक्सो का गुना दाखिल हो गया है कि ये ऐसे कितने लड़कियों के साथ इन्होंने अन्याय किया है। विजय पवार यहाँ का नाम है वो शिक्षक का, और एक दोनों ने मिलकर ये रैकेट चलाते। मुझे तो लगता है रैकेट ही है। यहाँ परसों के दिन यहाँ पे बच्चियों को बलात्कार मतलब एक अत्याचार हुआ था और उस अत्याचार के अगेंस्ट यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने पोक्सो का गुना दाखिल किया। परसों के दिन हो गया, लेकिन कल और आज 2 दिन हो गया। अभी तक आरोपी पवार और खटावकर ये 2 आरोपी है जो इस गुनाह में है, लेकिन अभी तक उनको अटक नहीं किया। इसके वजह से कल जो छात्रा पे हो गई अत्याचार है, वो बच्ची का तो हम यहाँ पे अभिनंदन इसकी वजह से करते हैं कि उन्होंने खुद जाके उनको जो कुछ तकलीफ है वो पुलिस प्रशासन को बताई, और पुलिस प्रशासन का भी अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का राजकीय दबाव होकर भी उन्होंने किसी का ना सुन के भी ये दर्ज किया, ये पोक्सो का जो गुनाह है वो दर्ज किया। और अभी तक 2 दिन हो गया, फिर भी खटावकर और ये पवार जो शिक्षण क्षेत्र में खुद को बहुत बड़े, हम तो उनको शिक्षण माफिया कहेंगे, और शिक्षण माफिया होकर भी अभी तक उनको यहाँ पे अटक नहीं है किया। उन्होंने इन बच्चों के काम के वजह से कि उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई। उनका यहाँ पे ज्ञानेश्वर इंग्लिश स्कूल बोल के है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित विधायक संजीव अरोड़ा को दिलाई शपथ। दरअसल चंडीगढ़ पंजाब से विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह सांधवा ने मंगलवार को नवनिर्वाचित विधायक संजीव अरोड़ा को विधिवत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये शपथ ग्रहण समारोह पंजाब विधानसभा सचिवालय में आयोजित किया गया। संजीव अरोड़ा जो हाल ही में हुए उपचुनाव में विजयी होकर विधानसभा पहुंचे हैं, उन्होंने शपथ लेने के बाद कहा कि वे अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और पारदर्शिता, विकास और जनहित को प्राथमिकता देंगे। इस अवसर पर विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी, विधायकों के प्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
मैं संजीव अरोड़ा जो पंजाब विधान सभा में मैंबर चुनिया गया हाँ सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ निष्ठा रखांगा। मैं संजीव अरोड़ा भारत की ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। नागपुर लॉ कॉलेज में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने किया संबोधन। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई ने शनिवार को नागपुर लॉ कॉलेज परिसर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके संघर्ष को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने न केवल संविधान निर्माता थे बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक भी थे। उनके विचार आज भी न्याय प्रणाली और समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा है। आपल्या देशाच्या संविधान निर्मितीमध्ये अनेकांचं योगदान झालेलं आहे, परंतु त्यात सर्वात जास्त जर कोणाचं महत्त्वाचं योगदान असेल तर ते कोणी नाकारू शकणार नाही की ते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं आहे। बाबासाहेब आंबेडकर हे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्लीची निवडणूक हरले होते आणि मग त्यानंतर त्यांना मुंबईमधून त्यांची निवड करण्यात आली आणि आपल्याला माहितच आहे की 9 डिसेंबर 1946 साली भारताची जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्ली आहे, घटना समिती आहे, तिची पहिली बैठक झाली। त्यानंतर 3 किंवा 4 दिवसांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्यूशन मांडलं आणि बाबासाहेबांना एक 17 डिसेंबरला बोलण्याची संधी देण्यात आली। आइए देखते हैं अगली खबर। प्रकाश आंबेडकर का ठाकरे बंधुओं की हिंदी विरोधी रैली पर बयान। एनसीपी बिना बुलाए मेहमान। कांग्रेस बाहर मुंबई वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने ठाकरे बंधुओं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के हिंदी भाषा के विरोध में एक साथ रैली निकालने की योजना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता इस मुद्दे पर एक साथ रैली निकाल सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं और यहाँ तक कि आगामी नगरपालिका चुनावों में भी साथ आ सकते हैं। इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रकाश आंबेडकर ने सवाल उठाया कि मुद्दा यह है कि इस रैली में एनसीपी बिना बुलाए मेहमान की तरह शामिल हो गई, जबकि कांग्रेस अब तक बाहर है। ये रैली महाविकास आघाड़ी की है या सिर्फ ठाकरे बंधुओं की? मुझे लगता है कि दोनों दलों को इस पर स्पष्टता लानी चाहिए। देखिए, दोनों इस विषय पर मोर्चा निकाल सकते, साथ में आ भी सकते हैं और कारपोरेशन के इलेक्शन वक्त भी इकट्ठा बैठ सकते हैं। उसमें कोई मुझे एतराज नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि बिन बुलाए मेहमान जो एनसीपी उसमें गया है, कांग्रेस अभी तक बाहर है। ये महाविकास आघाड़ी का मोर्चा है या ये दोनों पार्टियों का मोर्चा है? इस पर मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों ने खुलासा करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरी बात जो है कि हिंदी भाषिक एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तौर से देखा जाता है। हम लोग भी जब बचपन में स्कूल थे, कॉलेजेस में थे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था हिंदी। तो जहाँ तक मैं समझता कि 90% विद्यार्थी जो है वो हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके पढ़ता था। अब जो मेरे ख्याल से रंगा बिल्ला की जो राजनीति चली है, उस राजनीति मेरे ख्याल से लोगों ने समझना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। हर उनका जो मूव है वो किसी भी तरह से दरारें आए
इस तरीके का उनका मूव है। तो ये भी एक मैं मानता हूं कि कंपलसरी करना, वे हिंदी लैंग्वेज सख्ती से हम आपको सिखाएंगे, ये जो कंपलसरी बनाया जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं तो भी इनकी चाल है कि दरारें समाज में आए, राज्यों में आए। ये मेरा आरोप है इन दोनों पे। और अब अगली खबर, तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू का पलटवार, आपको आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं, नीतीश कुमार के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों पर जनता दल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें चुनाव आयोग की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, आपके पास आलोचना करने की कोई साख नहीं है। आप जिनके बेटे हैं, उनके शासनकाल में केजे राव जैसे चुनाव आयुक्त को चुनाव कराना पड़ा था। उस दौर में हालात ऐसे थे कि पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए मिन्नतें कर रही थी। महिलाएं, अल्पसंख्यक और दलित वोट डालने तक नहीं जा पाते थे। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको आलोचना की पात्रता नहीं है। जिनके पुत्र आप हैं, आपके माँ पिता के शासनकाल में केजे राव जैसा चुनाव आयुक्त ने चुनाव करवा लिया। हालात यह थे कि पुलिस अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती थी। महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक का वोट डालने नहीं दिया जाता था। चुनाव लोकतंत्र का पर्व नहीं रहता था, आतंक उत्सव मनाया जाता था। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का विहित दायित्व है। हर एक राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट बना करके चुनाव आयोग को सौंपना था। अगर आपके पास कार्यकर्ता का घोर अभाव है तो ठीकरा किसके माथे फोड़ रहे हैं आप? इसका मतलब जब बूथ लेवल एजेंट आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं तो आप पोलिंग एजेंट कहां से बहाल कर पाइएगा? तो स्वाभाविक रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण इस तर्क की बुनियाद पर कि मॉनसून है, बरसात है, तो वो शिक्षक जो माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में जो बिना जमीन लिखे जिनको नौकरी मिली, घर से दूर अपनी सेवा दे रहे हैं, वो सरकारी दायित्व का पालन करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता है वो इस मॉनसून में और बरसात में, वो अभी नीतीश कुमार जी के आपदा नीति के तहत कहीं कोई परेशानी लोगों को नहीं होने देते हैं, सबको अवसर देते हैं, आपदा पीड़ितों की सेवा करते हैं। तो ये बहानाबाजी से अच्छा है कि सच को स्वीकार कर लीजिए कि हमने बूथ लेवल एजेंट बहाल करने में हम नाकाम रहे। और अब अगली खबर, तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र राष्ट्र की प्रगति का आधार, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया बयान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक विकास के लिए आधारशिला के समान है। उन्होंने कहा कि तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये इस बात का प्रमुख संकेत देता है कि कोई देश कितनी तेजी से प्रगति कर सकता है। ये क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास की नींव है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक उन्नति का भी मुख्य स्रोत है। मैंने सोचा था, इन्होंने मुझे बुलाया है तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, लेकिन वो इतना बड़ा कार्यक्रम था कि जितने लोग सभागार के अंदर थे उससे 5 गुना लोग सभागार के बाहर थे। तो इसलिए मैं आज जब मुझे बताया गया, हमारे श्री देवेंद्र बिष्ट देवू जी द्वारा अनेक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, इन्होंने मुझे कहा, भाई साहब अनुपम जी और हम लोग यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और पूरे देश भर के लोग आने वाले हैं, तो सच में अब तो मेरा उत्साह जो है आप सबके कार्यक्रमों में आके बढ़ने लगा है, मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी है। तो मैंने कहा मैं अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। और आप सबसे मिलने का ये शुभ अवसर मैं खोना नहीं चाहता था। और
जब ये देवेंद्र जी आए थे निमंत्रण देने के लिए, मुझे लगा कि अधिक व्यस्तता के कारण मैं शायद कार्यक्रम में ना आ पाऊँ, लेकिन आप सबसे मिलने की दिल में एक जो बड़ी तीव्र इच्छा थी और तीव्र इच्छा के साथ साथ देवेंद्र जी का बहुत आग्रह था। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश भर के लोग आए हैं। सच में ये कार्यक्रम बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है। मैं एक बार फिर से सभी आयोजकों का भी मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भारतीय मजदूर संघ, ONGC अधिकारी संघ की पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। उसके आधार पर देश कितनी प्रगति करेगा, ये उसका एक मापक होता है। ये क्षेत्र न केवल औद्योगिक विकास का आधार है, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि और सामाजिक प्रगति का भी प्रमुख स्रोत है। देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर किसानों के खेत खलिहान विकास परियोजना से लेकर हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक प्रत्येक क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वो शक्ति है जो राष्ट्र के प्रत्येक इंजन को गतिमान रखती है, गति देने का काम करती है, ग्रोथ के इंजन को गति देने का काम करती है। हमारी इसी शक्ति को बढ़ाने में ONGC का योगदान बहुत अभूतपूर्व रहा है। देश में कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ONGC भारत की ऊर्जा सुरक्षा में आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अब अगली खबर, लगातार गैंगरेप मामले में चौथी गिरफ्तारी पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का हमला। ममता बनर्जी इस्तीफा दे, हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले में चौथी गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में बवाल तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए इस्तीफे की मांग की है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अब समय आ गया है, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। इसमें चौथी गिरफ्तारी हुई। कोलकाता पुलिस ने लॉ कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट किया। इससे हम लोग को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अरेस्ट होता है और ममता बनर्जी पुलिस मंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर पुलिस मंत्री भी है, उनके हाथ में ही सब पुलिस। लेकिन जो चार्जशीट दिया जाता है वो एकदम लघु धारा में दिया जाता है, और आप जब भूल जाएंगे, हम लोग जब भूल जाएंगे ये केस को, तब एकदम लघु धारा देकर उन लोग को फिर रिहाई कर दिया जाएगा, तब हम लोग को याद भी नहीं रहेगा। तो ये ऐसा होता ही चला आ रहा है। ये तो अच्छा है कि आरजीकर केस अभया का जो घटना हुआ था, मार दिया गया हमारा बहन को, इसमें मारा नहीं है, जीवित है, और हम लोग उनके साथ है। आज जो हुआ है राजनीति का नाम में, वो अपना तृणमूल के संपादिका है, सेक्रेटरी। तो ममता बनर्जी अपना पार्टी का महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो दूसरा महिला का आप क्या बात करते हैं? कन्याश्री, रूपश्री, जुबोश्री देने से एम्पावरमेंट होता है, सुरक्षा होता है। आज कलकत्ता शहर के अंदर एकदम बिजी इलाका में, वन ऑफ द पॉशेस्ट इलाका, वहां कॉलेज में 7:30 से रात का 11 बजे के अंदर लगातार उनको धर्षण किया गया। कहां था कॉलेज का अथॉरिटी? कहां था? कहां था गवर्निंग बॉडी? कहां था सिक्योरिटी? ये तो जवाब देना पड़ेगा, ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। आज जो विक्टिम है उसकी अगर हम मेडिकल रिपोर्ट देखें, FIR में जो दर्ज की गई है, तो मल्टीपल इंजरी, ये सब के बारे में पूरा डिटेल बताया गया। उनका जो रिपोर्ट आया है, उनका प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज्यादा खतों है, माने इंजरी रिपोर्ट है, इंजरी है। उनका सारा बॉडी में कंप्लीट इंजरी मार्क्स है। बहुत ही उनको बेरहमी से उनको धर्षण किया गया, ये 3 जन मिलके, और मनोजीत मिश्र, जैब अहमद और प्रमोद मुखोपाध्याय, 3 जन। इसमें जो मेन अक्यूज बोला जा रहा है मनोजीत मिश्र, कॉलेज का एक्स है। तो शाम को 7:30 बजे वो वहां क्या कर रहा था? यूनियन रूम, जहां यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ है आज, तब से जब आरजीकर
घटना घटा तब से मुख्यमंत्री बोला था हम सब जगह इलेक्शन करवा देंगे, अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। तो ये एक्स कैंडिडेट जो वहां का गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट अशोक देव, जो टीएमसी का बजबज का एमएलए है, उनका एकदम बहुत लाडला है, राइट हैंड, उनका इंस्पिरेशन से ये सब हुआ है, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं ममता बनर्जी, बहुत हो गया है आपका ये डायलॉगबाजी, और हर दिन महिला के ऊपर अत्याचार, रेप, मोलेस्टेशन, खून हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रेजिग्नेशन दीजिए। महिला का सुरक्षा चाहिए जिसका ऊपर ये घटना घटा है। हर यूनियन में इलेक्शन तुरंत करवाइए, प्रिंसिपल बिठाइए। इस कॉलेज में कोई प्रिंसिपल नहीं है। एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल जो है तृणमूल के बहुत करीब, सरकार के बहुत करीब, नयना चैटर्जी, वो एक्टिंग प्रिंसिपल है। क्यों? तो इमीडिएटली प्रिंसिपल बिठाइए, ये हमारा कुछ दाबी है। और मुख्यमंत्री आप पदत्याग कीजिए। टीएमसी की तरफ से ये बोल दिया गया है कि मनोजीत का कोई एसोसिएशन नहीं है टीएमसी के साथ 2022 से ही। तृणमूल छात्र परिषद के एक्टिव मेंबर और साउथ कलकत्ता जो लॉ कॉलेज जिसमें घटना घटी है उसका जो गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट, टीएमसी के बजबज के एमएलए अशोक देव के साथ उनका बहुत बहुत करीबी माने संबंध। ये पहला बार नहीं है कि महिला के ऊपर अत्याचार ये मनोजीत किया है, इसके आगे भी बहुत सारा केस हुआ है, बहुत महिला के ऊपर अत्याचार किया है, मोलेस्टेशन का केस भी है, लेकिन कहीं पर भी अगर महिला प्रतिवाद भी किए तो उसका फल नहीं हुआ, क्योंकि ये अशोक देव और तृणमूल के जो नेता नेत्री है उसके साथ इनका बहुत अच्छा संबंध। तो अभी अगर मुख्यमंत्री और फिराद हाकिम और टीएमसी नेता बोलेंगे कि टीएमसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तो कल ही तृणमूल के छात्र परिषद के जो प्रेसिडेंट है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकार किए हैं कि है टीएमसी के हम लोग का मेंबर है, लेकिन हम लोग बहुत शर्मिंदी है हमारा, वी आर अशेम्ड। अशेम्ड बोलने से तो नहीं होगा ना, तदन तो होना चाहिए, तदन तो हो, और सख्त से सख्त ये कार्रवाई हो और सजा हो। क्योंकि आज इस परिस्थिति में चले गए पश्चिम बंगाल कि अगर हमारा बेटी हो, इवन बेटा भी हो, तो हम जब कॉलेज में भेजेंगे ना तो मेरा बेटी का खून हो सकता है, धर्षण हो सकता है, ये नॉर्मल विषय है। तो बच्ची को भेजने से पहले हम माने जो अभिभावक है उनको बोलना चाहते हैं कि उनको मार्शल आर्ट्स थोड़ा सिखा दीजिए और पॉकेट में थोड़ा सा छुरी और पेपर स्प्रे रखने का लिए बोलिए, क्योंकि अगर माने अत्याचार हो तो हम अपना सुरक्षा दे सकते हैं, इतना व्यवस्था करके भेजिए। नाच गाना आवृत्ति ये हमारा बंगाल के महिला लोग सीखते हैं, बंगाली कल्चर, लेकिन उसका पहले है कि मार्शल आर्ट सिखाइए, उसके बाद भेजिए स्कूल और कॉलेज में। आज ये अवस्था है पश्चिम बंगाल के। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार गवर्नमेंट को बोला गया है कि जो वोटर कार्ड है उसमें 1987 से 2004 तक जिनका वोटर लिस्ट है उन्हें अपने माँ बाप का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एकदम खास करके आइडेंटिटी कार्ड, लाइक जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसे डेरेक ओब्रायन ने बोला है कि एनआरसी लाने के लिए है ऐसा। देखिए, ये अभी तक बंगाल के लिए हम लोग सुने नहीं है, लेकिन अगर ये पश्चिम बंगाल में लागू हो तो ये बहुत अच्छा होगा। हम इलेक्शन कमीशन से आर्जी करते हैं कि जो बिहार में आप लोग लागू कर रहे वो आप लोग पश्चिम बंगाल में जरूर कीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आधा से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी को ममता बनर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के रखे हैं। ये ममता बनर्जी करवा दिए है वोट बैंक के लिए। तो आज डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोल रहे हैं, उनको तो आपत्ति नहीं होना चाहिए अगर ये इसको लागू करे, क्योंकि आज 2006 में हम लोग देखे थे ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के विषय में ही ममता बनर्जी कागज का दिस्ता फेंक के मारा था पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर को, उनका तो यही विषय था। तब सीपीएम गवर्नमेंट थे, तब ममता बनर्जी ऑपोजिशन में थे। तो आज अगर हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसमें डेरेक ओब्रायन और सागरिका जी को तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ही मुख्यमंत्री तो इसी विषय को लेकर कागज छोड़ा था। तो हम क्या ये समझे कि ऑपोजिशन लीडर होने का टाइम एक पॉलिसी और मुख्यमंत्री होने का टाइम वोट बैंक के लिए दूसरा पॉलिसी। हमारा हिंदू का जो अधिकार, हमारा घर, मुसलमान का जो अधिकार, हमारे राष्ट्रवादी मुसलमान का पानी का, हमको पानी चाहिए, हमको शौचालय चाहिए, वो अधिकार आप वोट बैंक के लिए बांग्लादेश का, रोहिंग्या का और इन्फिल्ट्रेटर्स को दे देंगे। और ये हम लोग
मानेंगे, कभी नहीं। डेरेक का कहना है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में आया है कि बंगाल असेंबली में उन्हें 46 to 49 सीट मिलेगी, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, इसी का इस्तेमाल करके। इंटरनल सर्वे का विषय जो आया है, मुझे लग रहा है कि ये नंबर थोड़ा इधर उधर हो गया है। मैंने जो टीएमसी को मिलना था, मिलना होगा अभी आगे में 2026 में, वो अभी वो मैंने फेस लॉस बचाने के लिए वो बीजेपी का नाम से कर रहे हैं। क्योंकि डेरेक ओब्रायन का मुझे ये लगता है कि मिट्टी का जो एक है ना, जो पल्स, उससे थोड़ा वो लोग थोड़ा सा बड़ा नेता बन गया ना, वो टच चला गया है। अगर डेरेक ओब्रायन जी आप थोड़ा सा रास्ते में जाइए, थोड़ा सा ऊपर से आप लोग थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा स्पंदन फील करने का कोशिश करिए कि बंगाल के लोग क्या चाह रहे हैं। आपको सुनाई देगा कि बंगाल के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और परित्राण चाह रहे हैं आपका सरकार से। और अब इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।